मित्रों नमः संस्कृताय। मैं हूं संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से सर्वज्ञ भूषण। आप लोग टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उसके संदर्भ में आपसे आज जो 10 दिन बचे हुए हैं इनका कैसे सदुपयोग करें उसके बारे में मैं 2 मिनट आपसे बात करूं। मित्रों आप अपना पाठ्यक्रम देखें तो आपके पाठ्यक्रम में गद्य ग्रंथ में 2 ग्रंथ आपको पढ़ने हैं। एक कादम्बरी का शुकनासोपदेश, ये बाणभट्ट की रचना है, और एक गद्य रचना आपको पढ़नी है अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय। तो एक प्राचीन गद्यकार हैं बाणभट्ट और एक अभी आधुनिक गद्यकार के रूप में आपके सामने आते हैं अंबिका दत्त व्यास। यानी गद्य ग्रंथों में एक उपन्यास की कृति में आता है, आधुनिक उपन्यास इसे कहा गया, और एक कथा ग्रंथ है। फिर आप नीचे आएंगे तो 2 आपको नाटक ग्रंथ पढ़ने हैं। एक कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, केवल उसका 4th अंक आपको पढ़ना है, और उत्तररामचरितम भवभूतिका है, केवल इसका आपको 3रा अंक पढ़ना है मुख्य रूप से। फिर ये 4 आपने देखा कि 2 गद्य का ग्रंथ हो गया, 2 नाटक हो गया। फिर आप महाकाव्य में आएंगे तो एक महाकाव्य ग्रंथ आपको पढ़ना है भारवी का किरातार्जुनीयम, उसका केवल आपको प्रथम सर्ग पढ़ना है। अब इसके बाद जब आप और नीचे आएंगे तो कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूतम, जो सारी दुनिया में बड़ा प्रसिद्ध है। ये पूरा मेघदूतम आपको पढ़ना है, पूर्व मेघ भी और उत्तर मेघ भी। और एक मुक्तक काव्य रचना है भर्तृहरि की, और भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं, उनमें आपको नीति शतक पूरा पढ़ना है। लगभग इसमें 111 श्लोक के आसपास हैं। तो आप देख पाएंगे कि एक आपको खंड काव्य के रूप में मेघदूत पढ़ना है, मुक्तक काव्य के रूप में भर्तृहरि का नीति शतकम पढ़ना है, महाकाव्य के रूप में आपको भारवी का किरातार्जुनीयम पढ़ना है, गद्य ग्रंथ के रूप में आप कादम्बरी का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे शुकनासोपदेश वाला, और एक गद्य ग्रंथ अंबिका दत्त व्यास का पढ़ेंगे शिवराज विजय, वो भी केवल प्रथम निश्वास आपको पढ़ना है। और नाटक ग्रंथों में 2 नाट्य ग्रंथ आप पढ़ेंगे, शाकुंतल और उत्तरामचरितम। मित्रों इसमें लिखा है कि इनसे कुछ शब्दार्थ पूछा जाएगा, कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां पूछी जाएंगी। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जितने ग्रंथ हैं इनका 2 तरह से आपको अध्ययन करना चाहिए। एक तो जितने कवि हैं, यानी आपको बाणभट्ट का परिचय पढ़ना चाहिए, अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय पढ़ना चाहिए, इसी प्रकार कालिदास का जीवन परिचय पढ़ें, भर्तृहरि का जीवन परिचय पढ़ें, और भवभूति का जीवन परिचय पढ़ें। जितने ग्रंथ आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं इन कवियों का विशेष रूप से आप जीवन परिचय पढ़ें। 1 नंबर ये बात आप नोट करें, अर्थात कवियों का जीवन परिचय आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है, इनका समय क्या है, इनकी रचनाएं क्या हैं, इनमें इनका जो ग्रंथ है उनमें। फिर आपको दूसरा तरीका पढ़ना है। एक तो आपने बताया ना कि इंडिविजुअली कवि परिचय आपको पढ़ना है, फिर दूसरे तरीके से आपको ग्रंथ का परिचय पढ़ना है। नंबर दूसरी बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ, ग्रंथ परिचय पढ़ना है। ग्रंथ में जैसे कादम्बरी है तो इसका आप परिचय पढ़ें, कादम्बरी का नायक कौन है, कादम्बरी की नायिका कौन है, इसमें रीति कौन सी है, कितने जन्मों की कथा वर्णित है। इस प्रकार का ये जो आप परिचय पढ़ते हैं ना, सामान्य रूप से ये ग्रंथ परिचय कहा जाता है। ऐसे आप उत्तररामचरितम के बारे में पढ़ें कि नायक कौन है, नायिका कौन है, रस कौन सा है, इसमें मुख्य रस कौन सा है, गौण रस कौन सा है, और नायक की प्रकृति क्या है, नायिका की प्रकृति क्या है, इसमें अंक कितने हैं, किस अंक में कौन सा कथानक है। इस प्रकार का परिचय आपको उत्तररामचरितम के संदर्भ में भी और अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में भी, बल्कि सभी ग्रंथों के परिचयात्मक हिस्से को आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। यह बात आप चाहे नीति शतक के बारे में कहें, चाहे मेघदूत के बारे में कहें। मैं टीजीटी की जो यूपी टीजीटी का पाठ्यक्रम है मैं उसके बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि जो पुराने पेपर्स आए हैं वो इन्हीं आधार पर आए हैं। तो आपने 2 बातें सीख ली। एक तो जितने ग्रंथ आपके हैं इन ग्रंथकारों का परिचय आपको पढ़ना है, यानी कादम्बरी के ग्रंथकार हैं, कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट, बाणभट्ट का परिचय पढ़ेंगे, अंबिका दत्त व्यास का परिचय पढ़ेंगे, भारवी का परिचय पढ़ेंगे, भवभूति का परिचय पढ़ेंगे, कालिदास का परिचय पढ़ेंगे, और भर्तृहरि का परिचय पढ़ेंगे। इसीलिए आपने संस्कृत गंगा का साहित्यम जो स्पेशली फॉर यूपी टीजीटी के लिए लिखा गया है उसमें सबसे पहले टॉपिक दिया गया है कवि परिचय का। तो यदि आप चाहें तो वैसे तो आप सबके पास होगी, यदि नहीं है तो संस्कृत गंगा द्वारा प्रकाशित साहित्यम पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें कवि परिचय है। इसके बाद आपको ग्रंथ परिचय पढ़ना चाहिए। मैं आपको ये भी यहाँ क्लियर करता चलूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का पर्पज़ ये नहीं है, उद्देश्य कि नहीं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संस्कृत गंगा की प्रकाशित पुस्तकें पढ़ें तभी आप पास होंगे। ये एकदम झूठ है, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना है कि संस्कृत गंगा की जो किताबें हैं उनमें मैटर कलेक्शन करने का एक प्रयास किया गया है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, खुद का नोट्स बना सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। तो मैं फिर से अगली बात कह रहा था कि आप ग्रंथ परिचय पढ़ेंगे और कवि परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे किरातार्जुनीयम आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है तो इसमें आप देखेंगे ना
प्रथम सर्ग को पढ़ने के पहले अब जो ये 10 दिन बचा है उसको कैसे पढ़ेंगे, ये मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। देखिए, अभी तक आपने खूब श्लोक पढ़ा होगा, अर्थ पढ़ा होगा, सूक्तियाँ पढ़ी होंगी, खूब श्लोकों का वाचन किया होगा, गाया होगा, निश्चित रूप से आप सब ये कर रहे होंगे। इधर बीच आपको अब किरातार्जुनीयम उठाइए और देखिए कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द आ जाता है, जैसे उत्तरामचरितम का मुझे श्लोक याद आ रहा है, वीची वातई ही, तो यहाँ वीची शब्द का आपसे अर्थ पूछ सकता है। कुछ ना कुछ खास अर्थ, जैसे अवनी अमर सिंधु शार्धमश्मद विधावी, अमर सिंधु पद का क्या अर्थ है, अवनी पद का क्या अर्थ है। तो ऐसे कोई सा भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, एक शब्द आया है उत्तरामचरितम में स्तनितनु, स्तनितनोर्मयूरी व चकितोत्कंठितम स्थिता, तो स्तनितनु का अर्थ है यहाँ पर मेघ। अभ्रम शब्द आया है मेघदूतम में, उसका अर्थ क्या है, मेघ। तो आपको मैं ये बता, जैसे शफरह शब्द आया है या निम्नगा शब्द आया है नदी अर्थ में, ऐसे पंक शब्द है कीचड़ अर्थ में। ये इस प्रकार जो एक शब्द आया है उत्तरामचरित में, शिखंडी शब्द है मोर के लिए। देखिए, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कोई सा भी ग्रंथ उठाइए, वो चाहे किरात हो, चाहे नीति शतक हो, चाहे शाकुंतल हो, इन सब के ऐसे शब्दों को आप छांट लीजिए जो आपको लगता है कि थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो तीसरा नंबर मैं आपको बताया, पहला नंबर बताया कि आपको कवि परिचय पढ़ना है, दूसरा नंबर मैंने आपको बताया कि ग्रंथ का परिचय पढ़ना है, तीसरा मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। आप किताब खोलेंगे, 46 श्लोक किरातार्जुनीयम में है, 22 श्लोक आपके अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में है, 48 श्लोक आपको उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में है। ऐसे केवल आप श्लोक देखते चलिए, देखिए कि कौन सा ऐसा शब्द है थोड़ा यूनिक है जो मुझसे आएगा तो भूल जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे गलती हो जाएगी। ऐसे शब्दों की आप सूची बना लें, एक नोट्स बना लें। मुश्किल से हर किताब से 20, 25, 30, 40 शब्दों से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। देखिए, अब भवति, लिखति, पठति, गच्छति, इनका तो आपको अर्थ नहीं लिखना है। ऐसे शब्दों का अर्थ तो ना पूछा जाएगा और ना ही आपको लिखना है। तो मैं जैसे अभी आपको उदाहरण दे रहा था, ऐसे ही कुछ यूनिक शब्दों का प्रयोग कवि अपने ग्रंथों में करते हैं, उनको आपको अलग लिख लेना है। इसके बाद आइए, व्याकरणात्मक टिप्पणी से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी किताबों में है, अजागरी शब्द आया है, अनैशी शब्द आया है, शिवराज विजयम को आप पढ़ेंगे, चरकर्ति, बरभर्ति, जरहति, जरहर्ति, ऐसे क्रियापदों का प्रयोग हुआ है। कुछ ऐसा यूनिक सा क्रियापद या कुछ ऐसा यूनिक सा प्रत्यय वगैरह जो थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ा हट के है। देखिए, पठित्वा, लिखित्वा, चलित्वा, पठितुम, गंतुम, पठनीयम, चलनीयम, गमनीयम, इस प्रकार के कॉमन से शब्द नहीं पूछे जाते हैं, मेरी जहाँ तक जानकारी है। इसलिए आपको थोड़ा सा, जैसे अधिदलन शब्द आया, अकारशीह शब्द आया, व्याहारशीत शब्द आए, ये क्रियापद हैं। तर्पय हुआ, विश्वक हुआ, कुछ इस प्रकार से ना अलग सा पूछ लेगा। पिपृच्छसि, हाँ, पिपृच्छामी, ये जो क्रियापद हैं इनकी कभी कभी पूछ लेता है कौन सी इसमें प्रत्यय है, कौन सा लकार है, कौन सा वचन है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हमें व्याकरणात्मक टिप्पणी के संदर्भ में सभी ग्रंथों से देखना है, वो चाहे किरात हो, चाहे उत्तरामचरित हो, चाहे शिशुपाल, क्षम्यताम, ये शिवराज विजय हो, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, इनके आपको व्याकरणात्मक टिप्पणियों को भी कुछ अलग से देखना चाहिए, खासकर शिवराज विजय के संदर्भ में अवश्य देखना चाहिए। अब आप देखें, ये आपने पढ़ लिया। अच्छा, फिर पांचवा चीज़ हुआ ना, एक चीज़ मैंने बताया कि आपको कवि परिचय देखना है, दूसरा बताया कि आपको ग्रंथ परिचय देखना है, तीसरा बताया कि शब्दार्थ देखना है और चौथा बताया कि व्याकरणात्मक टिप्पणी देखनी है। पांचवें स्थान पर आता है कि आपको सुभाषित यानी सूक्तियों का जो कथन है, पात्रों के कथन है, अनुसुईया के कथन है, प्रियंवदा के कथन है, कण्व के कथन है, उत्तरामचरितम में राम के कथन है, वासंती के कथन है, तमसा के कथन है, सीता के कथन है, मेघदूतम में तो आप जनरली देखेंगे यक्ष का ही सब कुछ कथन है। और नीति शतक से बहुत ज़्यादा पात्रों के कथन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन सूक्तियाँ पूछी जा सकती हैं। शिवराज विजय में गौर सिंह भी बहुत कुछ बात बोलता है, योगीराज बहुत कुछ बात बोलते हैं, ब्रह्मचारी गुरु बात बोलते हैं। तो इनके कथनोपकथनों को, सुभाषितों को, सूक्तियों को, खासकर जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, इनकी सूक्तियां, इनके कथन आप पढ़ लें। अब देखिए, आप और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा चरित्र के बारे में पढ़ लें, पात्रों के बारे में पढ़ लें, कौन नायक है, कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, किसने उनको माला दिया, किसने शकुंतला को शाप दिया, गौर सिंह ने किसको मारा, वो 7 वर्ष वो जो कन्या थी उसकी उम्र क्या थी,
आयत ललाटः जटाभिर ब्रह्मचारी, ये पंक्तियाँ किसके वर्णन में आई हैं। इस तरह से कुछ पात्रों के बारे में स्पेसिफिक पढ़ें। ब्रह्मचारी गुरु ने किसका स्वागत किया, योगीराज ने पहली बार समाधि कब लगाई। इस प्रकार कथानक से जुड़ा हुआ या चरित्र चित्रण से जुड़ा हुआ सवाल आपको पढ़ना चाहिए। ये जब आप पढ़े होंगे कथानक तो वो आपने पढ़ लिया होगा, तो थोड़ा चरित्र पर एक बार विशेष ध्यान दीजिए। यानी जिसको हम लोग पहले कहते हैं ना पात्रों का परिचय, पात्र परिचय कह लीजिए, चरित्र चित्रण कह लीजिए, कथानक से सवालों को आना जाना कह लीजिए। इस प्रकार से आप देखेंगे टीजीटी का पेपर उठा के तो इन्हीं स्थानों से सवाल पूछे जाते हैं। या तो कवि परिचय से सवाल होगा, या तो ग्रंथों के परिचय से। ग्रंथ परिचय जो आपके पाठ्यक्रम है उनको तो स्पेशली पढ़िए, इसके अलावा भी कुछ पूछ लेगा तो वो भारतीय संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। तो ग्रंथ परिचय पढ़िए, कवि परिचय पढ़िए, शब्दार्थ पढ़िए, व्याकरणात्मक टिप्पणी पढ़िए, सुभाषित और सूक्ति पढ़िए। इसके बाद चरित्र चित्रण, पात्रों का परिचय और कथानक से कुछ सवाल देखिए। कथानक, कथा के अंदर से कुछ सवाल पूछ लिया जाता है। ये तो हुई साहित्य की बात। अब व्याकरण में बाबूराम सक्सेना का संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका आपके पाठ्यक्रम में है। संज्ञा प्रकरण, संधि, समास और कारक और प्रत्याहारों का विशेष ज्ञान, ये इतने हिस्से को आपको स्पेशली पढ़ना है। बाबूराम सक्सेना से आप समास पढ़ें तो समास आप उठा लें, केवल जैसे अव्ययी भाव समास लिखा है उसके देखिए कि अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण बाबूराम सक्सेना ने दिए हैं, अब इन 10 दिनों में आप अपने नोट्स में उसको अलग कर लें। द्वंद्व समास में कुछ एक शेष का उदाहरण लिखा है, उन्होंने सारे एक शेष द्वंद्व समास लिख करके हेडिंग डाल के उनके उदाहरणों को लिख लीजिए लौकिक विग्रह के साथ। इसी तरह समाहार द्वंद्व का उदाहरण सब जगह एक साथ लिख लीजिए, इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण एक साथ लिख लीजिए। इससे जैसे पूछता है कि मान लो रामकृष्णों में कौन सा समास है, तो आप जानेंगे रामकृष्णों में रामश्च कृष्णश्च, ये विग्रह पूछ लेगा तो भी आप कर लेंगे। रामकृष्णों में द्वंद्व समास है तो भी आप कर लेंगे। इस प्रकार से बहुत डिटेल में नहीं लिखना है आपको। अपने नोट्स में केवल द्वंद्व समास लिख करके, द्वंद्व के 3 भेद होते हैं, द्वंद्व समास विधायक सूत्र 4 थे द्वंद्व, ये लिख लीजिए। फिर 3 भेद होते हैं तो उसमें इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण लिख लीजिए विग्रह के साथ, लौकिक विग्रह खासकर, अलौकिक विग्रह छोड़ भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपने इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण लिख लिया, समाहार द्वंद्व का उदाहरण लिख लीजिए, एक शेष का उदाहरण लिख लीजिए। ऐसे ही बहुब्रीही समास में भी समानाधिकरण बहुब्रीही है और व्यधिकरण बहुब्रीही है। ऐसे तत्पुरुष में आएंगे तो आप समानाधिकरण तत्पुरुष है और व्यधिकरण तत्पुरुष है। व्यधिकरण तत्पुरुष में भी द्वितीय तत्पुरुष विधायक सूत्र कौन सा है और उसके उदाहरण क्या है, उसका लौकिक विग्रह क्या है। ऐसे तृतीय तत्पुरुष में आइए, उसका सूत्र लिखिए और उसका उदाहरण लिख लिए विथ और लौकिक विग्रह के साथ। चतुर्थी तत्पुरुष में आइए, पंचमी में आइए, षष्ठी में आइए, सप्तमी में आइए, कर्मधारय में जाइए, नई तत्पुरुष में जाइए, प्रादि तत्पुरुष में जाइए, गति तत्पुरुष में जाइए, अलुक तत्पुरुष में जाइए। सबकी हेडिंग लिखिए और विग्रह के साथ समास लिख ले। ये आपको विद इन 10 डेज आपको इस प्रकार से पढ़ना है। ये मुश्किल से यदि आप बैठ जाएंगे मन से ना, केवल उदाहरण और सूत्र ही तो लिखना है, आप पढ़ते जाइए, उदाहरण सूत्र लिखिए, यदि मन से बैठ जाएंगे 3 से 4 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा। हाँ, अब ये सही है कि आप लिखने बैठे हैं और उसी में फ़ोन चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, घर की भी याद आ रही है, तो फिर ऐसे में तो मुश्किल होगा। तो मैं आपसे कह रहा था मित्रों कि ये तो ऐसी समास कर लिया। फिर ऐसी संधि में आइए, दीर्घ संधि लिखिए, दीर्घ संधि विधायक सूत्र लिखिए और फिर जितना बाबूराम सक्सेना में दीर्घ संधि का उदाहरण है वो आप अकेले इकट्ठा कर लीजिए। ऐसे यण संधि में जाइए, सूत्र लिखिए इको यणचि, फिर जितना उदाहरण उन्होंने दध्यत्र, वाग्यत्र, दध्यत्र इत्यादि, शुद्धि, उपास्या, मध्वरी, जो भी उदाहरण आपको, खासकर बाबूराम सक्सेना में टीजीटी की बात कर रहा हूँ जिसकी परीक्षा आप 9 मार्च को देने जा रहे हैं, उसमें बाबूराम सक्सेना के द्वारा दिए गए उदाहरणों को, वो उदाहरण चाहे समास के हों, चाहे संधि के हों, कारक के हों, इन उदाहरणों को विध सूत्र के साथ आप नोट कर लेंगे। पूरा नोट्स आपका 8 से 10 पेज में बन जाएगा। इसी 10 पेज में पूरी संधि हो जाएगी, पूरा समास हो जाएगा और पूरा कारक भी हो जाएगा। मैं सिर्फ सूत्र और उदाहरण लिखने की बात कर रहा हूँ। जो बाबूराम सक्सेना ने समझाया है वो मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है। जो शेष बचा है वो विद इन 2-3 डेज में पढ़ा दूंगा। तो अब जितना आपने वीडियो देख लिया या जितना आपने क्लास में बैठ के पढ़ लिया वो बहुत है। फिर भी यदि आपको कहीं किसी में जैसे नए तत्पुरुष में दिक्कत है या अव्ययी भाव में कहीं कुछ दिक्कत है तो आप उसको थोड़ा वीडियो खोल करके देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे बैठ करके जिस प्रकार मैं 60 नोट्स बनाने की बात कर रहा हूँ वैसा ही आप यदि करते हैं तो ये विद इन 10 डेज की बहुत ज़बरदस्त तैयारी होगी और इसका रिजल्ट आपको बहुत सुंदर मिलेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था, जैसे कारक पढ़ रहे हैं तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र में बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जो उदाहरण है वो आपको पढ़ने चाहिए। अकथितन चा सूत्र पढ़िए, सूत्र लिखिए, उसकी बात आपको क्लियर है, उसका उदाहरण लिख लिए, वो उदाहरण जो
जो सिद्धांत कौमुदी का नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी का नहीं, आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना के उदाहरणों को आप इकट्ठा कर लीजिए। ये बात कारक में, संधि में, समास में, प्रत्याहार और संज्ञा प्रकरण के कुछ सूत्र बता दिए गए हैं, उन सूत्रों को दोहरा लीजिए। चाहे तो आप एक बार नोट कर लें कि घा संज्ञा किसकी होती है। अच्छा, एक द्वंद्व समास के संदर्भ में भी कि घी संज्ञक का पूर्व प्रयोग किस समास में होता है, अल्पाच तरम सूत्र का उदाहरण क्या है, या द्वंद्व घी सूत्र से घी संज्ञक पदों का कहाँ प्रयोग होगा। इस प्रकार के कुछ सवाल बनते हैं, ये आप जब जाएंगे तो आपको करना चाहिए। टच प्रत्यय इत्यादि कहाँ लगता है, कहाँ विकल्प से लगता है, किस सूत्र से लगता है, व्ययीभाव समास में कैसे लगता है, तत्पुरुष में कैसे लगता है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बाबूराम सक्सेना में मिल जाएगा। बहुत 60 नोट में आपको ऐसे करना है। अब आई बात शब्द रूप और धातु रूपों की। शब्द रूपों की बहुत सारे वीडियो जिसमें पड़े हुए हैं, मैंने आपको बताया है। रामा रामम रामेण रामाय रामात रामस राम रामे हे राम, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। आकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत, ये आपको पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक में बहुत ही आसान है। बहुत सारे वीडियोज हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए और इनमें से जिस प्रकार के सवाल आएंगे आप कर लेंगे। सर्वनाम रूपों पर मैं आपसे एक बार और बातचीत करूंगा कि जैसे सर्व हुआ, यत हुआ, तत् हुआ, किम हुआ, इनका रूप एक जैसे चलता है। जैसे सर्वा, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मई, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्, ऐसे कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, एषः, एतम, एतेन, एतस्मै, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन्, कह, कम, ऐसे। तो जिनका एक जैसा रूप चलता है वो आपको बहुत सारी पुस्तकों में मैंने लिखा भी है, और नहीं है तो मैं आपको एक स्लाइड बना करके एक बार वीडियो में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप एक बार देखेंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही धातु रूपों के संदर्भ में भी, खासकर जितनी धातु रूप आपके पाठ्यक्रम टीजीटी में लिखा है उनको आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, एक साथ, जैसे एक साथ चलने वाली धातुओं को एक साथ लिख करके आपको पढ़ लेना है। 2 बार 3 बार आप पढ़ लेंगे। इतना यदि आप कर लेते हैं मित्रों तो आप परीक्षा में बहुत अच्छा करने वाले हैं। वाच्य परिवर्तन, थोड़ा सा इसमें कुछ वीडियोज पड़े होंगे, नहीं तो एक दिन में वाच्य परिवर्तन और आपको बता दूंगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है कि यदि आप एक बार चाहेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मित्रों, ये मैं आपसे बता रहा था कि जो 9 मार्च को आपको यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देना है, खासकर संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए, उनको मेरी सलाह इन 10 दिनों में पढ़ने की क्या है, उस संदर्भ में मैं आपसे बातचीत कर रहा था। आप सबको पता होगा कि संस्कृत गंगा ने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप में सारी वीडियोज आपको इकट्ठा मिल जाएंगी और एक उसमें टेस्ट डाले जा रहे हैं, पेपर्स डाले जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि पेपर्स डालते समय मैं सारे उत्तरों को चेक नहीं कर पा रहा हूँ। आजकल थोड़ी व्यस्त हूँ आपके पढ़ाने में, इधर आपको कुछ वीडियोज उपलब्ध कराने में। हो सकता है उसमें कुछ 1-2 उत्तर गलत मिल जाएँ। हो सकता है कि उसमें जो टेक्निकल टीम इस पर काम करती है वो संस्कृत नहीं जान रही होती है, और जो संस्कृत वाले होते हैं वो इस तरह का टेक्निकल काम नहीं जान रहे होते हैं। तो थोड़ी सी हो सकता है कहीं अभी जल्दबाजी में आंसर गलत हो गया, उसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही मैं खाली हूँ, मैं पूरे ऐप के काम पर निगरानी रख पाऊँ, मैं देख पाऊँ कि आपका उत्तर ना गलत हो जाए। फिर भी आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर देने को मिलेंगे संस्कृत गंगा ऐप में। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप करिएगा सब्सक्राइब। ये जहां आप नीचे कमेंट्स लिखते हैं वहां इसकी लिंक दी गई होगी, नहीं तो नंबर चल रहे होंगे, आप उनसे कार्यालय में बात करिए और आप इस ऐप का लाभ उठाइए। मित्रों, यदि इससे जुड़ी हुई और किसी प्रकार की सलाह आपको चाहिए, या मुझे लगता है कि सर अभी आपको ये और बता देना चाहिए, इस प्रकार की वीडियो चाहिए, इसकी वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि परीक्षा के पहले मैं उन सारी वीडियोज़ को आपके सामने उपलब्ध कर पाऊँ। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।